सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्लास 10th की साइंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। क्योंकि अगर आपके बोर्ड पेपर में कोई लॉन्ग प्रश्न आ सकता है फिजिक्स से, तो भैया ये सामने लिखे हुए हैं आपके दो प्रश्न। एक है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और एक है आपका समांतर क्रम संयोजन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने इन संयोजनों को अच्छे से नहीं पढ़ा तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीजें होंगी जो इसके अंतर्गत आपको पढ़नी थी, इसीलिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना मैंने सही समझा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग आप संख्या में, बहुत सारी भारी संख्या में आप लोग आ चुके हैं। तो एक बार फटाफट से जो लोग भी बच्चे नए हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, चलें स्टार्ट करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि सिलेबस क्या है, जानकारी होनी चाहिए आपको। आवेश और धारा, विद्युत विभव और विभवांतर, प्रतिरोध, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक। फिर उसके बाद आता है ओम का नियम, प्रतिरोधकों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, किलोवाट घंटा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 100% आप मान के चलो कि आपका 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना। अब दूसरी चीज कि अब सर ये सारे जो टॉपिक हैं वो हम कहाँ से पढ़ें, तो ऑलरेडी हमने आप लोगों के लिए एक वीडियो हमने किया था, लगभग 3 घंटे, है ना, लगभग 3 घंटे का ये वीडियो है, जिसमें ये पूरे चैप्टर का हर एक टॉपिक हमने डिस्कस किया है। लेकिन हमने आपसे कहा था कि ये वाले दो टॉपिक जो होंगे वो हम अलग से करेंगे आप लोगों के लिए, तो इसीलिए हमने आपके लिए ये अलग से वीडियो बनाया है। अच्छा, अब मन में आ रहा होगा कि सर अगर ये वाला वीडियो देखेंगे तो कहाँ देखेंगे? इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से जाकर के देख लेना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट किया जाए। चले मेरे प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रश्न है वो है भाई कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार का होता है। तो पहले बच्चों हम लोग समझेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, फिर हम लोग समझेंगे समांतर क्रम संयोजन। मैं आपको बहुत प्यार से दोनों चीजों को समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे इसको पहले समझेंगे, इसको बाद में समझेंगे, है ना। तो पहले अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें तो इसमें करते क्या है कि एक इस तरीके से हम लोग प्रतिरोधक लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिरोधक। इसका एक गुण होता है जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरा प्रतिरोधक ले लिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद एक हम तीसरा प्रतिरोधक ले सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या हम एक ले सकते हैं, क्या सर हम दो ले सकते हैं, क्या हम तीन ले सकते हैं, कितने ले सकते हैं? तो हम कितने भी ले सकते हैं, दो से बस ज्यादा होना चाहिए या दो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनको लेने के बाद इनका हम प्रतिरोध मान लेते हैं R1, R2 और R3। बस 1 मिनट, रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो गया है कम, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए मुझे। चलिए बस 1 सेकेंड, चलो। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों फिर क्या करेंगे, हम इनको जो है एक बैटरी या सेल से जोड़ देंगे, ठीक है। एक कुंजी लगा देंगे ऐसे, और ये जो बैटरी है इसका विभवांतर हमने दिया कितना है भैया? V वोल्ट है। V वोल्ट विभव की या फिर V वोल्ट विभवांतर की एक बैटरी है। जैसे यहाँ कुंजी लगा देंगे तो अब इसमें धारा बहने लगेगी, ठीक है। अब देखिए क्या किया मैंने क्या किया, एक प्रतिरोधक लिया ऐसे, इसका जो दूसरा सिरा था, जो ये वाला सिरा था, ये अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, इसका जो दूसरा सिरा था उसको अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ दिया। तो हमने क्या हमने किया कि श्रेणी क्रम संयोजन में इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस प्रतिरोध, इसकी एक खास बात यह होती है कि जैसे मान लो इसमें धारा बह रही है, तो इसमें जो धारा बहेगी वो बैटरी से निकलने वाली धारा होगी,
और सबको पता है कि बैटरी का ये प्लस चिन्ह होता है और ये माइनस चिन्ह होता है। जिधर बड़ी डंडी होती है वो प्लस होता है। अब यहां से जो धारा निकलेगी वो बहती हुई कहां जाएगी? वो बहती हुई इस प्रतिरोधक में जाएगी। यानी जो R1 में धारा बहकर जाएगी वो I धारा बहकर जाएगी, और जो I2 में धारा बहकर के जाएगी वो भी I धारा ही बहकर के जाएगी, क्योंकि एक ही रास्ता है। फिर R3 में भी जो जाएगी वो सेम ही जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि R1 के पास, R2 के पास और R3 के पास जो धारा बह रही है वो कितनी है? I धारा बह रही है। इसीलिए यहां लिखा है कि इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पास एक समान धारा का प्रवाह होता है, अर्थात एक समान धारा प्रवाहित होती है। अब चूंकि ये वीडियो लाइव है तो मैं एक बार ये भी देख लेता हूं कि कितने सारे बच्चे हो गए हैं और किसी को क्या कोई समस्या तो नहीं है। बहुत बढ़िया। अगर आप लोग इसको शेयर कर दोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो को बहुत कम लोग देखेंगे, उसका कारण यह है कि भैया ये कोई इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं है, पर मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अच्छा, अब देखो मैं इसको लिखूंगा, यहाँ पे इसका निगमन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना 3 प्रतिरोधक, हम 4 भी मान सकते थे। माना 3 प्रतिरोधक, बहुत अच्छे से समझना मेरे प्यारे बच्चों, माना 3 प्रतिरोधक R1 R2, माना 3 प्रतिरोधक R1 R2 व R3 चित्रानुसार जोड़ दिए गए हैं, जोड़े गए, जिनमें एक समान धारा, देखिए मैं कोई फालतू की बात आप लोगों से बिल्कुल नहीं करता, पढ़ाना हमारा फोकस होता है बेटा, है ना। जिनमें एक समान धारा I बह रही है। अब देखो बेटा, इसकी एक खास बात और होती है। क्या खास बात होती है? कि जैसे यहाँ पे V वोल्ट का विभवांतर है ना, तो अब यहां पर जब जाएंगे हम इस पॉइंट पे विभवांतर चेक करेंगे तो कुछ होगा, और यहां पर जब चेक करेंगे विभव तो कुछ और होगा, यहां पर चेक करेंगे विभव तो कुछ और होगा। फिर इनके बीच का अंतर अगर हम देखेंगे तो मुझे कुछ दिखाई देगा, जैसे वो हमने मान लिया कितना है, V1 है। फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट दूसरा है, इसलिए अगर ये पॉइंट दूसरा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का विभवांतर भी अलग होगा। तो यहाँ पर भी भैया हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पर भी विभवांतर हमने मान लिया कितना है, V2 है। और इसी प्रकार हमने यहाँ पर विभवांतर जो माना वो कितना मान लिया, हमने V3 माना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा देखो, बिंदु अगर अलग अलग हो जाएंगे तो विभवांतर भी तो बदल ही जाएगा ना। तो अब ये दो बिंदु अलग हैं, ये दो बिंदु अलग हैं, ये दो बिंदु अलग हैं, इसलिए R1 R2 और R3 के बीच में जो विभवांतर है मेरे प्यारे बच्चों वो कैसा है, वो अलग अलग है। तो हम यहां लिखेंगे कि R1 R2 व R3 के सिरों पर विभवांतर कितना है बेटा, क्रमशः विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 है, ऐसा हम मान लेंगे। अब हम ये निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि भैया कितनी धारा बह रही है। हम ये निकालेंगे कि R1 में कितनी धारा बह रही है, फिर हम निकालेंगे कि R2 में कितनी धारा बह रही है, फिर हम निकालेंगे कि R3 में कितनी धारा बह रही है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये प्रश्न लंबा होगा। इसको अगर हम छोटा करना चाहते हैं तो हम ये निकालेंगे कि R1 के सिरों पर कितना विभवांतर है, R2 के सिरों पर कितना विभवांतर है और R3 के सिरों पर कितना विभवांतर है। तो इसके लिए हम ओम का नियम लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मुझे R1 के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि भैया विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध होता है। तो इसमें बहने वाली धारा और इसका प्रतिरोध दोनों को गुणा कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना विभवांतर है। समझ गए? तो मैं यहाँ पे निकालूंगा कि अतः अगर मैं V1 की वैल्यू निकालूं तो आएगा IR1। क्या आएगा बेटा? IR1। क्यों आएगा IR1? क्योंकि V1 के सिरों पर विभवांतर होगा IR1। ओम का नियम लगाया है बेटा मैंने यहाँ पे।
V बराबर आई आर होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे I1 आपने क्यों नहीं लिखा, आपने सर I1 क्यों नहीं लिखा। I1 मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, बहुत प्यार से समझना कि सब में धारा एक जैसी बह रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, ओके बेटा। अब इसी प्रकार अगर हम R2 के सिरों पे विभवांतर निकालेंगे तो ये आएगा IR2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। जो बच्चे इस क्लास को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, शाबाश, मैं आपसे कहता हूं आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आप लालची नहीं हो, क्योंकि आपको एमसीक्यूज पसंद नहीं है, आपको सब कुछ पसंद है। और ये जैसे बता रहा हूं 6 मार्क्स का टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का टॉपिक आता है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। मैंने अब तीनों के सिरों पर विभवांतर निकाल दिया। अब मैं ये निकालूं कि भैया कुल विभवांतर कितना होगा, तो मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा कि कुल विभवांतर, अगर मैं निकालूं कि कुल विभवांतर क्या होगा, अगर मैं ये निकालूं कि कुल विभवांतर क्या होगा, तो कुल विभवांतर होगा V बराबर V1 प्लस में बेटा V2 और प्लस में V3। जो बच्चे इनको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं वो लोग न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाते हैं। अब आ गया बच्चों IR1, V1 का मान IR1 है, फिर इसके बाद ये IR2 है, IR2 है बेटा, फिर इसके बाद ये IR3 है। ठीक है, फिर अब देखो जरा ध्यान से गौर से सुनना। अगर मैं बोलूं कि इसमें कुछ कॉमन है तो आप बोलोगे सर I कॉमन है, अंदर बचेगा R1, फिर बचेगा R2 और फिर बचेगा R3। ठीक है, और ये आ गया V। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ कि अगर ये 3 की जगह पे केवल एक ही लगा होता तो फिर कितना होता विभवांतर। तो आप वही बोलते कि सर V बराबर IR हो जाता। तो अगर ऐसा होता कि ये तीनों की जगह पे केवल अकेला ऐसे प्रतिरोधक लगा होता और इसमें I धारा बह रही होती बैटरी से निकलने वाली, इसमें बैटरी से निकलने वाली I धारा बह रही होती और ये R होता, यहां I धारा निकल रही होती और ये V होता, तो फिर ओम का नियम लगाते तो क्या होता, होता V बराबर IR। होता कि नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं अगर यही बात लिख दूं कि यदि R1 R2 व R3 के स्थान पर, R3 के बस होने वाला है ये, R3 के स्थान पर केवल R हो, यानी कि एक ही प्रतिरोध हो, तब V बराबर IR होगा ओम के नियम से। होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, होगा ना। बात में आपने ये बात लिख दी। अब आप यहां पे V की जगह पे I और इंटू R लिख दो, क्योंकि V बराबर IR आपने लिख दिया। और फिर आ गया हमारे पास I और ये आ गया R1 R2 और R3। अब देखो I से I तो कट जाएगा क्योंकि नीचे जाएगा, I काट देगा, तो R बराबर आया R1 R2 और R3। और मेरे प्यारे बच्चों यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करके लाना था। बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 6 नंबर का लॉन्ग प्रश्न आता है, ये आपका 6 नंबर का लॉन्ग प्रश्न आता है। मैं एक बार इसको रिपीट भी करूंगा, बहुत प्यार से समझना आप लोग। ठीक है, मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमने एक प्रतिरोधक लिया, फिर हमने दूसरा लिया, फिर हमने तीसरा लिया। हमने इनको कैसे जोड़ा, पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से जोड़ा, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जोड़ा। यानी ये मैं बोल सकता हूं कि एक प्रतिरोधक का एक सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ जाता है, यानी एक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जुड़ जाता है। फिर हमने इनको बैटरी से जोड़ दिया, फिर हमने बताया कि इससे जो धारा निकलेगी वो एक समान तीनों में जाएगी और इसके सिरों पर विभवांतर V1, इसके V2 और इसके V3 लिख लिया। जो बात मैंने मुंह से बोली वो बात मेरे प्यारे बच्चों हमने यहां लिखी कि माना 3 प्रतिरोधक R1 R2 और R3 हैं, चित्रानुसार जोड़ दिए गए हैं, जिनमें एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है, यानी एक समान धारा I बह रही है। R1 R2 और R3 के सिरों पर जो विभवांतर है वो V1 V2 और V3 है। अब मैं इस V1 का मान निकाल दिया, V2 का मान निकाल दिया, V3 का मान, कैसे, ओम के नियम से। फिर हमने कहा कि अगर हम कुल विभवांतर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, V1 V2 और V3 को जोड़ देंगे। V1 V2 और V3 के मान रख दिए
और हमने आई कॉमन लिया। फिर हमने कहा कि अगर वो 3 की जगह पे केवल अकेला होता तो ओम का नियम होता V बराबर आई आर हो जाता। मैंने इस V की जगह पे आई आर लिख दिया और I से I को काट दिया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई समस्या होगी। क्या बेटा यहां तक किसी को कोई समस्या? एक बार फायर इमोजी के साथ बता दो कि यस सर समझ में आ गया है। लिख के बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, समझ गए। अब ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, मतलब यही आपको प्रूफ करना था। अब एक छोटा सा नोट लिखते हैं और फिर इसका उपयोग बताते हैं आपको। एक छोटा सा नोट लिखते हैं, एक छोटा सा नोट लिखते हैं। पर इस नोट से पहले मैं आपसे कुछ और भी पूछूंगा, कुछ और चीज भी आपसे मैं आपको समझाऊंगा। देखो, अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं बोलूं कि आप 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम, आपसे मैं बोलूं कि लो भैया एक मैंने परिपथ बना दिया है ऐसे, और इस परिपथ का आप मुझे बता दो कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, कितना तुल्य प्रतिरोध होगा। तो आप बोलोगे सर देखो वेरी सिंपल, ये सारे के सारे हमारे श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं और R बराबर आएगा सर R1, सर R2 और सर R3, यही तो आएगा सर। और सर देखिए श्रेणी क्रम में है इसलिए 2, 3 और 5, सर 2, सर 3, सॉरी 3, 2, 5, 3, 2, 5, सर इनको जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा सर 10 ओम। ये जो चिन्ह हमने बनाया है ये ओम का चिन्ह होता है। कितना हो गया बेटा? 10 ओम हो गया। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई समस्या होगी। ठीक है, अच्छा अब एक दूसरा सवाल, अब एक दूसरा सवाल है कि भैया मान लीजिए ये 2 ओम है, ये मान लीजिए कि 2 ओम है और मान लीजिए कि ये 2 ओम है। अब मैं बोलूं कि भैया इनको जोड़ना है, अब मैं बोलूं कि भैया इनको जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ोगे? आप लिखोगे सर देखो 2 + 2 + 2, ऐसे जोड़ोगे और फिर उसके बाद R आएगा, तो R का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 6 ओम आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं भैया आप इनको ऐसे ना जोड़ो, आप इनको ऐसे मत जोड़ो, ये 2 लोग हैं, आप इनको 3 से गुणा कर दो तो भी तो 6 ही आएगा सर, तो भी तो 6 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी आपने देखा कि ये वाला मेथड तब लगेगा जब ये और ये एक समान होंगे तब, यानी 2 2 2 3 3 3 4 4 4, और जितनी बार जुड़ रहे होंगे उतनी संख्या से गुणा कर दो। यानी 2 3 बार जुड़ रहा था तो 3 गुणे 2 कर दिया। ठीक है, यही किया। अब यही चीज मैं अब यहां पे कॉन्सेप्ट में लिख रहा हूं और ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ध्यान से सुनो, यदि R प्रतिरोध वाले, R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक, R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक, R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों। अच्छा अब एक चीज ध्यान से सुनना, इसको हम यहां पे S लिख सकते हैं क्या? S का मतलब क्या होता है यहां पे? S का मतलब होता है सीरीज, और सीरीज का मतलब होता है श्रेणी। अगर आप यहां सीरीज लिख दोगे तो आपको पता रहेगा कि भाई ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है। तो फिर ये फॉर्मूला क्या होगा भैया? सीरीज में है और R वाले कितने बार हैं? N बार। देखो R R R कितनी बार बेटा? N बार। कितनी बार? N बार, है ना? अच्छा देखो, मैं इसमें से R को कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा 1 1 1, कितनी बार? N बार होगा, है ना? अब मुझे बताओ अगर 1 को 10 बार जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा सर। और 1 को अगर 20 बार जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा सर? 20 आएगा। सिंपल सी बात है ना? 1 को 10 बार जोड़ोगे तो 10 आएगा, 1 को 20 बार जोड़ोगे तो 20 आएगा, और 1 को अगर n बार जोड़ोगे तो n आएगा। यानी कि इसको जोड़ने पे आंसर कितना आएगा? n आएगा, है ना? तो अब ये आ गया हमारे पास R गुणे n, यानी कि श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला निकल के आता है
वो आता है एनआर। और यही देखो अभी हमने एक फॉर्मूला यही हमने उपयोग किया था। क्या उपयोग किया था? देखो कि भैया ये आर था, ये एक जैसे थे, कितनी बार जुड़ रहे थे? 3 बार जुड़ रहे थे। तो फिर हमने बोला कि भैया ठीक है, इसको 3 से गुणा कर दो 2 को, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? अब इसी को जैसे मैं एक प्रश्न बना दूं, मैं बोलूं कि 5 ओम वाले 7 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आंसर कितना होगा? आप बोलोगे सर वेरी सिंपल, 7 पचे 35, 35 आंसर हो गया, है ना? 7 पचे 35, 35 आंसर हो गया। बस ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, ये हो गया श्रेणी क्रम का निगमन। अब आता है हमारे पास बच्चों अगला जो है वो आता है समांतर क्रम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में? कितने नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में? ये भी आएगा हमारे पास कितने नंबर का? बोलो कितने नंबर का? 6 नंबर का। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ प्रतिरोधक लेते हैं। मान लीजिए हमने एक लिया ये, फिर हमने लिया ये दूसरा, फिर हमने लिया तीसरा, 3 को लेकर के निगमन करते हैं। तो हमने इन तीनों को लिया मेरे प्यारे बच्चों, और लेने के बाद फिर क्या किया? फिर क्या किया? इसको मैंने बोला ये R1 प्रतिरोधक है, इसका ये R2 है, ये R3 है। और इनका आप देखो जरा, इनका बिंदु एक ही है। देखो इसका भी बिंदु एक, इसका भी बिंदु एक, इसका भी, यानी एक ही बिंदु से शुरू हो रहा है और दूसरे बिंदु पे खत्म हो रहे हैं, यानी इनका विभवांतर सबका एक समान होगा। ठीक, अब यहां से निकली धारा, ऐसे बैटरी है, नीचे बनाने जा रहा हूं मैं। ठीक, अब यहां से धारा निकलेगी ऐसे आई एम्पियर की, और बहती हुई कहां जाएगी? सबके पास जाएगी। अब सोचिए कि जब धारा यहां पहुंचेगी तो बोलेगी कि अब मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं या इधर जाऊं, है ना? तो समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं, ये भी जान लो आप। तो अब धारा को 3 भाग में बंटना पड़ेगा, यानी जब धारा यहां पहुंचेगी तो ये 3 हिस्सों में बटेगी। I1 यहां आएगी, I2 यहां आएगी, और I3 यहां पे आएगी। 3 हिस्सों में ये धारा बट जाएगी, I1, I2 और I3। और बहती हुई फिर यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, और फिर जब इस पॉइंट पे मिलेगी तो आई हो जाएगी, और वो बहती हुई यहां पे वापस आ जाएगी। तो इतनी बात तो मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी कि हमने 3 प्रतिरोधक लिए, हमने उनको चित्रानुसार जोड़ दिया, और जब हमने उनको चित्रानुसार जोड़ा मेरे प्यारे बच्चे, फिर हमने उसको एक बैटरी लगा दी, और हमने बोला कि आई एम्पियर की धारा जब बैटरी से निकलेगी तो जब इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसको 3 हिस्सों में बंटना होगा, इधर, इधर और इधर। इससे यह पता चलता है कि इसमें धारा अलग अलग बहती है। श्रेणी में एक जैसी बहती थी, पर समांतर में अलग अलग बहती है। यह बात मुझे पता चल गई। ठीक है बच्चों, यह बात मुझे पता चल गई। फिर जरा ध्यान से देखो अगली चीज, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों के लिए एक ही पॉइंट है कि नहीं? इससे यह पता चलता है, कि भैया इस प्रतिरोध के सिरे जब समान है तो इनका विभवांतर भी समान ही होगा, है ना? तो अब ये चीज भाई हमने बोल दी। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से, दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हो। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के बीच विभवांतर क्या होता है? एक समान होता है। विभवांतर क्या होता है? एक समान होता है। यानी इस पे भी विभवांतर, इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, वही बात मुझे अब शब्दों में लिखनी है। क्या लिखना है? देखो, माना 3 प्रतिरोधक R1, R2 व R3 मेरे प्यारे बच्चों चित्रानुसार जोड़े गए, फिर ध्यान से देखिएगा, R1, R2 व R3 में धाराएं क्रमशः I1,
I2 व I3 धाराएं या धारा बह रही हैं, बह रही हैं, जबकि जबकि सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान है। इतनी सी बात हमें लिखनी पड़ेगी कि भैया धारा कैसी बह रही है ना, विभवांतर सबके पास कैसा है, और क्या आपने लिया है, कितने प्रतिरोधक आपने लिए हैं। इतनी बात आपको लिखनी पड़ेगी। बोलिए, क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताइएगा। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताना। क्लियर है ना? और भाई दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। और आज ये जो वीडियो है सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसी वीडियो में आज मुझे बच्चे कम दिख रहे हैं, है ना? इसी वीडियो में मुझे बच्चे कम दिख रहे हैं। ठीक है, चलो। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं लिखूंगा कि अतः R1 R2 व R3 में बहने वाली धाराएं। अब मुझे बता दो कि R1 में कितनी धारा बहेगी। आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है। सर एक फॉर्मूला होता है, I बराबर V बटे R। सर ये फॉर्मूला होता है, ओम का नियम। तो सर अगर I1 की वैल्यू आप निकालोगे तो सर V1 बटे R1 आना चाहिए। लेकिन सर चूंकि तो विभवांतर तो सबका समान है, V विभवांतर है, तो सर इसको V1 की जगह पे V लिख देना। तो ये आ गया V बटे R1। ये बन गया पहला समीकरण। इसी प्रकार I2 बराबर क्या आएगा, V बटे R2। ये बन गया दूसरा समीकरण। इसी प्रकार I3 बराबर क्या आएगा, V बटे R3। ये बन गया तीसरा समीकरण। यानी मैंने क्या निकाल लिया, हो सकता है यहां पे आपको ना दिख रहा हो, है ना? वहां पे I3 लिखा हुआ है बेटा, यहां पे I3 बराबर V बटे R3। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? एक बार फटाफट से बताइएगा। आज सर हमारे स्कूल में ये सब कराया गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे। चलो अब देखो आगे हमारे पास क्या होता है। अब मैं निकालूंगा कि कुल धारा क्या होगी। कुल धारा क्या होगी? कुल धारा होगी I बराबर I1 I2 और I3। I की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, V बटे R1। इसकी वैल्यू है V बटे R2। इसकी वैल्यू है V बटे R3, है ना? और ये है हमारे पास I। ऊपर से कॉमन है कुछ V। अगर ऊपर से V निकालेंगे तो एक तो बचेगा ना, क्योंकि V से गुणा कर दोगे फिर से V हो जाएगा। तो अब आ गया हमारे पास ये, और यहां पे आ गया हमारे पास I। ठीक, अब मैं ये करूंगा वही चीज जो पिछली अभी वीडियो में किया था, पिछले मतलब श्रेणी क्रम में किया था, कि भैया अगर इन तीनों के स्थान पे केवल अकेला प्रतिरोधक लगा हो, इन तीनों के स्थान पे केवल अकेला प्रतिरोधक लगा हो जिसमें बहने वाली धारा R हो, I हो मतलब, तो फिर क्या होगा, ओम का नियम लगाएंगे। तो इसमें R में कितनी धारा बहेगी, I बराबर V बटे R। इतनी धारा तो बहेगी, बस यही बात मैं यहां लिख दूंगा और I का मान निकाल लूंगा। क्या लिखूंगा कि यदि R1 R2 व R3 के स्थान पर केवल R जुड़ा हो, तब I बराबर क्या होगा, V बटे R होगा।
यानी तब धारा जो निकलेगी वो I बराबर V बटे R निकलेगी ओम के नियम से, है ना। तो इस I की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा V बटे R, और फिर आएगा हमारे पास V 1/R1 1/R2। आप पूरे यूट्यूब पे मुझे बता दो, जो क्लास 10th को स्पेशली पढ़ाता हो और जिसने आपको ये चीज पढ़ाई हो, आप मुझे बता दो पूरे यूट्यूब पे। बैच के अंदर तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा दिया होगा, पर मुझे यूट्यूब पे बता दो किसने कराया भाई ये चीज, है ना। जो जो साथ में ऐप का भी करता हो और ये भी करता हो, कौन ऐसा है भाई? कोई नहीं होगा ऐसा। ये V से V कट जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3, ये बचेगा। क्या बचेगा बेटा? 1/R बराबर 1/R1 1/R2 और 1/R3। आ रही मेरी बात समझ में? ये हो गया हमारा समांतर क्रम का फॉर्मूला। ये हो गया हमारा समांतर क्रम का फॉर्मूला। कुछ बच्चे भाई बहुत शैतानी कर रहे हो, गलत बात है भाई। हाँ, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो अब मैं इसको एक बार रिपीट करता हूं। देखिए क्या किया मैंने। सबसे पहले हमने 3 प्रतिरोधक लिए, R1 R2 और R3। इन तीनों को लेने के बाद हमने इन तीनों को ऐसे जोड़ा कि तीनों का एक सिरा इस बिंदु से जुड़ रहा है, इस बिंदु से जुड़ रहा है, और इन तीनों का दूसरा सिरा है, दूसरा सिरा इस बिंदु से जुड़ रहा है। वो बात ऊपर लिख दी। फिर हमने कहा कि इससे जो धारा निकल रही है वो 3 हिस्सों में बट रही है, यानी इनमें धाराएं अलग अलग जाएंगी, और इसके सिरों पर विभवांतर एक समान रहेगा क्योंकि एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं। ठीक। फिर उसके बाद ये 20 वोल्ट की हमारी बैटरी है। फिर हमने लिखा कि अगर R1 के पास धारा निकालोगे तो I बराबर V/R1 होगा, क्योंकि ये ओम का नियम होता है। इसी तरीके से I2 निकालोगे, I3 निकालोगे। इतना होने के बाद फिर हमने कहा कि कुल धारा I बराबर I1 I2 और I3 होगी। हमने I1 की वैल्यू रख दी, I2 की रख दी, I3 की रख दी। V को मेरे प्यारे बच्चों हमने कॉमन ले लिया। अब फिर हमने कहा कि अगर ये तीनों प्रतिरोधकों के स्थान पे केवल एक ही प्रतिरोधक होता, यानी केवल ये R ही होता, तो क्या होता? तो फिर होता I बराबर V/R, और I बराबर होता, इस I की जगह पे होता V/R। और सोचो यहां पे अगर ये V/R होता तो फिर हम लोग क्या करते कि भैया ये V से V को काट देते। काट दिया हमने, हमारे पास बचा 1/R1 1/R बराबर 1/R1 1/R2 और 1/R3। ये आ गया हमारे पास समांतर क्रम का फॉर्मूला। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई समस्या होगी। फिर देखो जरा ध्यान से, यादी नोट है बेटा, ये एक नोट है। यदि R प्रतिरोध वाले R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधकों को R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी ये कह रहे हैं कि सर जी जो आपने ये R1 R2 और R3 जोड़ा है ना, इनके सबके मान एक जैसे हो तो क्या होगा, है ना। तो क्या होगा देखो, तो फॉर्मूला होगा 1/R, और इसको हम P लिखेंगे। यहाँ पे P का मतलब क्या होता है? ये P का मतलब क्या होता है? इस P का मतलब होता है पैरेलल, और पैरेलल का मतलब होता है समांतर। तो यहां पर भी P आएगा, बराबर होगा 1/R 1/R 1/R, और कितनी बार बेटा? N बार, क्योंकि ये N है टोटल, 2 4 5 6 नहीं है, N बार जोड़ना है। अब देखो, अगर मैं यहां से 1/R सबसे निकाल लूं, अब सोचो इससे 1/R निकल गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा।
है ना। कैसे सर एक बचेगा? क्योंकि गुणे में तो एक लिखा है होता है ना, तो एक बचेगा। फिर यहां पर भी एक बचेगा, यहां पर भी एक बचेगा। कितनी बार? n बार। और अगर एक को 10 बार जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है बताओ भाई, बोलो जल्दी से, क्या आंसर आता है? 10 आता है। 20 बार जोड़ेंगे तो 20 आएगा, n बार जोड़ेंगे तो n आएगा, है ना बच्चों। n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? n आएगा। बहुत बातें चल रही हैं आपस में, मास्टर पढ़ा रहा है लेकिन तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो भाई, गलत बात होती है। ये आ गया n, है ना, n आएगा। अब एक बटे ये क्या हो गया? rp। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से इसी पेज पे कर देता हूं, एक बटे rp बराबर n बटे r, लेकिन मुझे तो किसका फॉर्मूला चाहिए? मुझे तो चाहिए सिर्फ rp का। तो rp बराबर आएगा r बटे n। सर इसका उपयोग बताओ कहां पे है? सर इसका उपयोग बताओ कहां पे है? मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको इसका उपयोग बताता हूं। जैसे मान लो, जैसे मान लो हमने कहा 5 ओम, 5 ओम और 5 ओम, ये 3 बार जोड़ दिए गए, ये 3 बार जोड़ दिए गए। और मैंने कहा कि इसका तुल्य प्रतिरोध बता दो। तो आप बोलोगे सर देखो बहुत बढ़िया है कि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, और सब सर समांतर क्रम में यानी कि आरपी बराबर, सर आपने भी एक फॉर्मूला बताया था, आर बटे एन। और सर देखो ये 5-5 ओम के हैं और 3 बार जुड़े हैं, तो सर देखो आरपी बराबर आ गया हमारे पास, सर आरपी बराबर देखो आ गया हमारे पास 5/3 ओम। आंसर हो गया। ठीक। अब मैंने आप एक और प्रश्न रख दिया मैंने आपके सामने। मैंने कहा 7 ओम के 4 प्रतिरोधक, 7 ओम के 4 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े गए। अगर समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो क्या आंसर होगा? तब होगा आर पी बराबर कितने? 7 ओम के है ना, तो 7, 4 प्रतिरोधक है ना, तो 4। आंसर हो गया। है ना आसान? बोलो, है ना आसान? अगर मैं बोलूं कि देखो यहां पर 9 कर दो, यहां पर भी 9 कर दो और यहां पर भी 9 कर दो, और बताओ आंसर क्या आएगा, तो आप ये करोगे ना, 1/r बराबर 1/9, 1/9 और 1/9, यही तो करोगे। फिर आप एलसीएम लोगे तो 9 आएगा, ऊपर 3 आएगा, इसको काटोगे तो 3 आएगा, फिर आप इसको उल्टा करोगे तो r बराबर 3 आएगा। और उससे बेहतर तरीका क्या है कि 9 9 और 9 हुआ, आपने देखा 3 बार जुड़े हैं, 9 को 3 से भाग दिया, आपने कहा देखो सर आंसर 3 आ गया, आप इतना लंबा कर रहे हो, मैं उतना छोटा कर रहा हूं। तो इसलिए ये फॉर्मूला बताया जाता है ताकि आपको पता हो कि भैया डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सो बोलो बच्चों, क्या श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन के फॉर्मूले समझ में आए? एक बार जल्दी से बता दो। ठीक है, एक बार जल्दी से बता दो भाई। यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, आगे चलूं? चलिए, तो यहां तक रखते हैं। और अब ये वाला जो चैप्टर होता है पूरा का पूरा, वो हमारा एंड होता है। मैंने आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब आप मुझे बताओगे एक कमेंट करके कि आपने जो हमसे ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा है, आपने जो हमसे विद्युत का चैप्टर पढ़ा है, ये आपको कैसा लगा है? आप ये मुझे कमेंट करके बताओगे। और कल अब हम लोग एक कुछ बड़ा सेशन करने वाले हैं, कल शाम को 7 बजे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कमेंट करना मत भूलना, बाय बाय।